मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ पे जो राइटर है बाबा भीमराव अंबेडकर। लेखक परिचय। मानव मुक्ति बोध के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 नवंबर 1891 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामजी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की। 1923 में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। पुस्तकें व भाषण। द कास्टर्स इंडिया इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हु और द शूद्रास, बुद्धा एंड हिम धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। पत्रिका संपादन मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता। साहित्यिक विशेषताएं। बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक, वैदिक साहित्य का अध्ययन किया और ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने अद्भुत स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याकार बनकर उभरे। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए भी अथक प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक है। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न का और शोषण का अपमान सहन करना पड़ा। व्यापक अध्ययन और चिंतन मनन के बाद इन्होंने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दासता की सबसे व्यापक और गहन रूप सामाजिक दासता है और इसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों को विशेष अधिकार रहेगी और इसलिए अधूरी रहेगी। अब है फर्स्ट चैप्टर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सारांश। लेखक कहता है कि आज के युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये जो पार्ट है वो डॉक्टर अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया है। इसमें यह आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच और नीच भी करार देती है। जैसा कि हम खुद जानते हैं कि भारत की जाति प्रथा है, उसमें कुछ कर्म ऐसे हैं जो उच्च वर्ग के द्वारा निर्धारित है, कुछ ऐसे हैं जो कि निम्न वर्ग के, और यहीं से जाति के माध्यम से व्यक्तियों तक का भी बंटवारा हो जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने को सक्षम बनाए।
जाति प्रथा में यह दोष है कि इससे मनुष्य का पेशा, उसके प्रशिक्षण वह उसकी निज क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर पर किया जाता है। कई बार ऐसा मौका देखने को मिलता है कि बालक चाहता है कि वो कोई नया पेशा चुने, लेकिन सामाजिक बंधन उसे नया चुनने का अवसर नहीं देते और उसे अपना पैतृक व्यवसाय, चाहे वो ऊंचा हो नीचा, उसी को ही सर स्वीकार करना पड़ता है। वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत भी आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर कर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि और भावना का कोई स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि ये मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक बंधनों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कभी कभी व्यक्ति बेमन से ही काम करता है और वही कारण कह सकते हो कि व्यवसाय के चौपट होने का, और हो सकता है कि उस व्यक्ति की अरुचि का कारण आगे से आगे बनता रहता है। नेक्स्ट नंबर 2, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस पाठ में लेखक ने बताया गया कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्य होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इनसे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। लेखक को आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका एक सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए और सबको सबकी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन और अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक दिनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जुड़ा रहेगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहां भी है जहां कुछ लोगों को दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कई बार व्यक्ति न चाहकर भी दूसरों के द्वारा बताया हुआ कार्य करता है, तो इसे भी हम दासता की श्रेणी में गिनते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्धारित है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टि से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति के असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता और व्यक्ति इन्हीं बंधनों में बंधा रहता है, जड़ता और दासता को महसूस करता है। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय ही संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह ऐसे में वह व्यवहारिक सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय और मार्ग है। यहाँ पे जैसा कि उदाहरण के तौर बताया कि सामान्यतः मानते कि समानता एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, बोली, रंग, रूप, इन सब की विभिन्नताएं मनुष्यों में मिलती है। लेकिन फिर भी इन सब उनके बावजूद भी व्यक्ति को जो नैतिक
दायित्व है, और साथ में उसको जो अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, उन सभी में हर व्यक्ति समान है। और लेखक यही चाहता है कि उसे इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो, उसका शोषण नहीं हो और उसे दासता का अनुभव न हो। बाकी नेक्स्ट है।